नहीं मिले तो अर्क ले सकते, नहीं मिले तो, लेकिन अर्क ज्यादा नहीं लेना। अर्क सूक्ष्म मात्रा में ही लेने के लिए भागवत ने नियम दिया है। वो ये कहते हैं कि अर्क अगर लेना है तो 1 चम्मच पर्याप्त है, मूत्र पीना है तो आधा कप पर्याप्त है, अर्क लेना है तो 1 चम्मच पर्याप्त है। तो अर्क भी ले सकते हैं। अब बहुत लोग अर्क बना रहे हैं गोमूत्र का, आपको जो अच्छा लगे ले सकते हैं। ये निरंजन भाई भी बना रहे हैं, इनसे भी ले सकते हैं। ये यहीं पर इनकी गौशाला चलाते। आप भी गौशाला बनाएं तो उसमें भी अर्क बन सकता है। और अर्क बाजार में 500 रुपए लीटर बिकता है। बड़े बड़े वैद्य खरीदने को तैयार हैं। आप खाली गोमूत्र से अर्क ही बनाना शुरू कर दो। एक गाय 2.5 से 3 लीटर मूत्र देती है, और 100 गाय अगर आपके पास हैं तो साल की इनकम 1 करोड़ की आराम से हो जाएगी। अर्क बेच के ही हो जाएगी। अर्क के बाद जो बचता है ना, जिसको हम कचरा समझते हैं, उससे साबुन बनता है, साबुन। और इतना अद्भुत है वो साबुन कि शरीर के त्वचा रोग खत्म कर देता है। अर्क निकालने के बाद जो बचता है उससे शैम्पू भी बनता है, साबुन भी बनता है, वॉशिंग पाउडर भी बनता है। आपका फर्श साफ करने के लिए वो जो आप फिनाइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ये गोमूत्र अर्क का भी बनता है, फिनाइल। गाय के गोबर से टाइल्स बनना शुरू हो गए इस देश में। टाइल्स समझते हैं, जो छत में लगाते हैं, और वो लगा दो तो टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर देता है। टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर दे। तो ऐसी अद्भुत गाय भगवान ने हमको दी, प्रकृति ने दी। इसका संरक्षण संवर्धन हम करें, मूत्र का उपयोग करें, गोबर का उपयोग करें, घी का उपयोग करें, दूध का उपयोग करें, और हर चीज उपयोग करेगी तो मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो गाय आएगी। आप भी गाय रख सकते हैं। भारत में बहुत लोगों ने गाय रखी है, और कई लोग तो ये सुन सुनकर कार बेच के गाय ले आए, स्कूटर बेच के गाय ले आए, मोटरसाइकिल बेच के। क्योंकि वो कहते हैं राजीव भाई आप ही बोलते हो 10 साल के बाद मिलेगा कि नहीं डीजल पेट्रोल, भरोसा नहीं। फिर ये कार करेगी क्या, बैलगाड़ी में लगा के ले जाना पड़ेगा। तो पहले ही गाय ले आओ तो गोबर गैस तो मिल जाएगी, गैस मिल जाएगी तो डीजल ना मिले तो भी कार चल जाएगी, पेट्रोल ना मिले तो भी कार। तो ये सब मैंने आज आपको कहा। भागवत चिकित्सा का एक पूरा चैप्टर इस पर है, गोमूत्र पर। मैंने उसके कुछ सूत्र आपको बताए। आप आज से ही इनका पालन करें अपने जीवन में, और सुखी रहें, निरोगी बनाएं। ये जितनी भी बातें मैंने कही हैं ये किताबों में है। गोमूत्र चिकित्सा पर विशेष किताब हमने बनाई है, उसमें भागवत के 64 सूत्र हैं। सब तो नहीं लिए, 64 सूत्र हैं। वो आप चाहें तो ले जा सकते हैं। और वो पुस्तक पर मेरा कॉपीराइट नहीं है, सबको कॉपी करने का राइट है। आप क्या करें, उस पुस्तक को अपने नाम से छपा लें, हमारा नाम निकाल के अपना लिख लें, तो मैं कभी मुकदमा करने नहीं आऊंगा। क्योंकि मैं मानता हूं ये बात जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो हमारा लक्ष्य है गाय बचे, और भागवत चिकित्सा में गोमूत्र का उपयोग होने लगे। मेरा लक्ष्य तो वो है। पुस्तक ज्यादा लोगों तक जाएगी तो तभी ये हो पाएगा। और मैं अकेला कितनी छाप छाप के बांटूंगा, मेरी एक लिमिट है। लेकिन सब अगर यही करने लग जाएं तो लिमिट टूटेगी, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इस पे सीडी भी बनाई है, पुस्तक भी है, आप चाहें तो ले लें। अभी प्रश्न आपके, आज समय थोड़ा ज्यादा ले लिया मैंने, माफ करिएगा जी। प्रश्न, एक सवाल यह है कि आपने कहा कि गोमूत्र में सबसे ज्यादा कर्क्यूमिन है, लेकिन हल्दी में भी कर्क्यूमिन है। हाँ, वो कल बात करने वाला हूं। हल्दी की बात कल आएगी। हल्दी में भी बहुत कर्क्यूमिन है, और एंटी कैंसरस सारी प्रॉपर्टी हल्दी में है। और दूसरी बात यह है जी कि जैसे त्रिफला चूर्ण है, मेथी है, गोमूत्र है, तो ये क्या क्या चीज सुबह में लोग लें, क्या क्या पिए? हाँ क्या क्या लें? अच्छा देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल प्रदीप भाई का बहुत अच्छा है कि इतनी सारी चीजें अब आपके सामने हैं, सवेरे क्या क्या लें। तो मैं आपको एक छोटी निवेदन, ये विनती के रूप में करना चाहता हूं कि 30 तारीख को सुबह मैं एक सेशन करना चाहता हूं आपके साथ इसी भवन में, वो यही प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्योंकि ज्ञान जब बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तब हमारे सामने सिलेक्शन की समस्या आती है कि हम क्या क्या करें। अब सवेरे लेने के लिए इतनी चीज हो गई है, तो आप 2 दिन इंतजार कर लें। 30 तारीख का सेशन मैं इसी के लिए करने वाला हूं कि जितना आपके पास ज्ञान आ गया, अब इसमें से सेलेक्टिव कैसे हो, कौन कौन सी 1, 2, 3 चीजें करें जो आपके लिए पर्याप्त हो। वो मैं आपकी प्रकृति, स्वभाव और चिकित्सा रोग के हिसाब से बताऊंगा। जैसे वात वाले हैं वो क्या क्या कर लें,
पित्त वाले हैं वो क्या क्या कर लें, कफ वाले हैं वो क्या क्या कर लें। और ये जो सारा बोला है इसका समअप भी 30 तारीख को सुबह 7 बजे से 9 बजे के इसी सेशन में मैं करूंगा। गाय के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, अच्छा है। गाय का पंचामृत जो होता है वो इतना शुद्ध होता है जिसकी कोई हद नहीं। सही बात। मैंने इसका सदुपयोग किया है 5 चीजों को, जिसको मिला करके आप ले तो जिंदगी भर की जैसी जैसी बीमारी हो वो आपकी दूर हो जाती है। उसके बारे में आप बताते हैं। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मूत्र, थोड़ा गाय के गोबर का रस और ये सब मिलाकर थोड़ा गुड़, ये है पंचामृत। इसमें गुड़ की जगह शहद भी मिला सकते हैं, क्योंकि दूध में वैसे शहद नहीं मिलाते, लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलता है। घी में शहद नहीं मिलाते, लेकिन गाय के मूत्र के साथ चलता। तो पंचामृत बनाने की विधि पुस्तक में है, आप ले लो। ये पंचामृत का इनका जो रिजल्ट है वो पूरे देश में वैसा ही रिजल्ट है। वात पित्त कफ तीनों पर एक साथ काम करता है, बहुत गहराई से असर करता है। अबनॉर्मलिटी इन हार्मोन्स, उसका कोई क्योर है? हाँ बिल्कुल है। आप इसके लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे? जरूर, मैं आपको लिख के देता हूं। जरूर जरूर। देखिए मेरे पास एक लिखित चिट्ठी आई है, बहुत खुशी की बात है। चेन्नई में गौशाला है तो बहुत अच्छी बात है, बस दुख की बात है कि उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, यह दुख की बात है। तो आप गौशाला वालों से मिलके उसका कुछ मैनेजमेंट सुधार लो और मेरी तरफ से गारंटी दो कि एक भी गाय घाटे का सौदा नहीं है, दूध दे या ना दे। सेक्रेटरी हैं, बहुत अच्छा है जी, आप बोलेंगे? इनको माइक दे दीजिए जरा। चेन्नई में पिंजरापोल है जहां करीब 2700 गाय है। ये सब बुड्ढी गाय है जो दूध नहीं दे रही है, ठीक है, और हम इनका पालन कर रहे हैं। ठीक आप जैसे लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट बराबर नहीं है, ये बात नहीं है। वही लोग बोलेंगे या तो उनको दूध नहीं मिल रहा है, अगर वहां आके आप पर्सनली आके देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैनेज कैसे किया जाता है। कहना बहुत ईजी है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपसे विनती है कि आप सब लोग वहां आइए, देखिए और हमें किस तरह का सहयोग दे सके आप सहयोग दीजिए। धन्यवाद। बटाटा नहीं खाना, नहीं सुबह सुबह खाना तो वेट नहीं बढ़ेगा, रात को खाओ तो वेट बढ़े। पराठा रात को नहीं खाना, सुबह खाना। आप थोड़ा या तो चूना खा लो, और आज जो बोला है थोड़े दिन या तो गोमूत्र पी लो, एलर्जी सब तरह की ठीक हो। चूना खाने के लिए 1 ग्राम चूना दही में मिला के या मट्ठे में मिला के, छाछ में, नहीं तो पानी में मिला के, नहीं दिन में सुबह। गुस्सा नहीं आए, गाय का घी नाक में डालो, गुस्सा नहीं आएगा। गाय का घी नाक में डाल के सोना। एक दिन में अगर आप मेहनत का काम करते हैं, रात को मैं बोल रहा हूं, मेहनत का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो 8 घंटे नींद चाहिए। मेहनत करते 8 घंटे, और अगर मेहनत नहीं करते सिर्फ बैठने का काम है तो 6.5 घंटे, 6 से 6.5 घंटे। गोबर गैस, गाय की गौशाला जो होती है ना, जहां गोबर है वहीं पर ये गोबर गैस बनती है और वहीं से सिलेंडर में भर के हम सबको दे सकते हैं। गोमूत्र वैसे ताजा हो 48 मिनट में पी लेना चाहिए। बोतल में भर के 4-5 दिन तक रख सकते हैं, कांच की बोतल। बीपी के लिए सबसे अच्छा मेथी दाना, रात को पानी में डाल के। हाँ, देशवासियों के नाम संदेश। सब देशवासी मिल उतारें इस वतन की आरती, सब देशवासी मिल उतारें इस वतन की आरती। फूले फले यह देश भारत और हमारी भारती। सोए रहेंगे साथियों, सोए रहेंगे साथियों, कब तक कि तुम अज्ञान में। जागो उठो जुट जाओ फिर से देश के उत्थान में। सोचो हमारे देश का, सोचो हमारे देश का मन आज कितना अधीर है। सोचो हमारे देश के सीने में कैसा तीर है। सोचो हमारे देश के सीने में कैसा तीर है। कोशिश करो यह जानने की देश क्यों है गिरा हुआ। कोशिश करो यह जानने की देश क्यों है गिरा हुआ। दुनिया का जो सरताज था वो आज क्यों पिछड़ा हुआ। दुनिया का जो सरताज था वो आज क्यों पिछड़ा हुआ। बरसों से बाड़े खा रही है देश की हरियाली को, बरसों से बाड़े खा रही है देश की हरियाली को।
व्याकुल व्यथित इस देश के जन खोजते खुशहाली को, व्याकुल व्यथित इस देश के जन खोजते खुशहाली को। सब एक होकर नष्ट कर दो, सब एक होकर नष्ट कर दो स्वार्थी रखवालों को, जो हो अटल सच्चाई पे खोजो नहे खुशहालों को। जाति धर्म के नाम पर इस देश के टुकड़े हुए, जाति धर्म के नाम पर इस देश के टुकड़े हुए, सीधे सरल खुशहाल लोगों के मलिन मुखड़े हुए, सीधे सरल खुशहाल लोगों के मलिन मुखड़े हुए। अब लक्ष्य केवल एक, अब लक्ष्य केवल एक अपने देश का उत्कर्ष हो, जाति धर्म हो कोई पहले देश भारतवर्ष हो। मुश्किल से आई देश की पतवार सच्चे हाथों में, मुश्किल से आई देश की पतवार सच्चे हाथों में, मिलजुल के इनका साथ दो, मत आओ झूठी बातों में, मत आओ झूठी बातों में। राजीव दीक्षित भाई जैसे देशभक्त मिल जाएंगे, राजीव दीक्षित भाई जैसे देशभक्त मिल जाएंगे, उजड़े हुए इस चमन में हम फिर से सौरभ पाएंगे, उजड़े हुए इस चमन में हम फिर से सौरभ पाएंगे। बंधुओं, एक बात कहना चाहूंगी कि राजीव भाई दीक्षित जैसा नौजवान युवा आज नहीं, कम से कम मैंने 7-8 साल पूर्व आजादी के आनंद के बारे में और पेप्सी कोका कोला के बारे में बहुत सुना। ऐसे हमारे एक नवयुवक समाज में आगे आए हैं, हजारों नवयुवकों को जोड़ रहे हैं। इसलिए एक बात कहते हुए, युवा शक्ति वह शक्ति है, युवा शक्ति वह शक्ति है जब चाहे ब्रह्मांड हिला दे, युवा शक्ति वह शक्ति है जब चाहे ब्रह्मांड हिला दे, युवा शक्ति वह शक्ति है प्याले में तूफान उड़ा दे, युवा शक्ति वह शक्ति है प्याले में तूफान उड़ा दे, युवा शक्ति वह शक्ति है दम भर दे भरी जवानी में, युवा शक्ति वह शक्ति है दम भर दे भरी जवानी में, युवा शक्ति वह शक्ति है आग लगा दे पानी में, युवा शक्ति वह शक्ति है आग लगा दे पानी में। बंधुओं, राजीव भाई युवा होश में हैं और साथ में होश को लेकर बैठे हैं, तो मैं समझती हूं कि देश का उत्थान जरूर होगा। धन्यवाद बहन। साध्वी जी के चरणों में नमन करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राजीव भाई जिसके लिए चर्चित और प्रसिद्ध हैं, वो हम सब जानते हैं। राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र चिंतन उनका गहन विषय रहा है। उस पर उनकी सूक्ष्म सोच रही है हर एक समस्या के बारे में, और उसके बाद अब उन्होंने स्वास्थ्य के लिए भी जो सूक्ष्मता से उन्होंने गहन अध्ययन किया है और वो हम तक अपनी बात रख रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को मैं जोड़ना चाहता हूं। राजीव भाई जिस राष्ट्र चिंतन का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमने देखा है कि कुछ वर्षों में या पिछले 5-10 सालों में हमारी समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, हमारे विश्व में बहुत सारे ह्रास हुए हैं, बहुत कुछ बदला है, बहुत चीजें गिरी हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम केवल नकारात्मक रूप से देखें, लेकिन जब देखेंगे कि नकारात्मक चीजें ज्यादा बढ़ी हैं, हमारा परिवार टूटा है, भाई भाई को धोखा दे रहा है, व्यापारी व्यापारी को धोखा दे रहा है, अपने ही लोगों को मार रहे हैं। बेनजीर भुट्टो को कल अपनों ने ही मार दिया, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और सब कुछ बिगड़ गया। हमारी बच्चियां अपने माँ बाप के दर्द को समझे बगैर घर से भाग रही हैं। ये सारी समस्याएं इतनी ज्यादा हम लोगों के सामने हो रही है कि हम इसका समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा मैं राजीव दीक्षित भाई से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कफ, पित्त और वात का ऐसा कौन सा प्रकोप हुआ है जो हमारे समाज को इसने इस तरह से अस्वस्थ कर दिया है। तो अगर वो वाघ भट्ट के कोई ऐसे सूत्र, शायद हो सकता है उस समय विषमताएं इतनी नहीं रही होंगी जब वाघ भट्ट ने इस चीज को लिखा, लेकिन ऐसा दूरदर्शी व्यक्तित्व निश्चित रूप से कहीं कुछ सूत्र लिखा होगा जिसको राजीव दीक्षित समझ सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि वो स्वास्थ्य के साथ वो हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ कहें तो अच्छा रहेगा। राजीव दीक्षित। जो मैं बताना भूल गया था कि आप सब जानते हैं राजीव दीक्षित जी पूरे देश में घूमते रहते हैं और इसके लिए वो किसी तरह का रकम या किसी तरह की राशि वो नहीं लेते हैं, और इनका पूरा का पूरा जो ये आंदोलन है वो सेवाश्रम में इनका जो ट्रस्ट है उस पे चलता है, और वहां वो जमीन से जुड़ी हुई चीजों को वो महत्व देते हैं, उन लोगों को बढ़ावा देते। जैसे उसने पहले दिन कहा कि कुम्हारों के लिए और खादी बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा काम वहां पे सेवाग्राम में किया है, और सेवाग्राम से
अभी खादी के कपड़े यहाँ आ चुके हैं, तो मेरी गुजारिश आप लोगों से है कि पूरा का पूरा कपड़ा आप खरीदें। यह राशि राजीव भाई को नहीं जा रही है, यह राशि उन गरीबों को जा रही है, उन जोलाहों को जा रही है जो इसके कार्यबद्ध हैं। धन्यवाद। परम पूजनीय साध्वी जी को वंदन। आज मैं आपसे बागभट्ट जी के अष्टांग हृदयम शास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय की बात करना चाहता हूं, जिसकी तरफ प्रदीप भाई ने इशारा ही कर दिया। मैं खुद ही उसकी आज बात ही करने वाला था, उन्होंने कह दिया तो अच्छा ही हुआ कि हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति अगर सम है तो हम जीवन भर निरोगी रहते हैं। और निरोगी शब्द की जब मैं बात करता हूं तो आप बागभट्ट जी का जो निरोगी शब्द है वो शरीर से भी स्वस्थ और मन से भी स्वस्थ। और मन के बाद एक और स्थिति होती है चित्त की, वहां भी स्वस्थ। तो आप मन और चित्त और शरीर तीनों स्तर पर स्वस्थ हैं, ये उनकी भाषा है, निरोगी हैं। अगर आपका खाली शरीर स्वस्थ है और मन नहीं है, चित्त स्वस्थ नहीं है, तो निरोगी नहीं माना जाएगा आपको। कुछ ना कुछ तकलीफें आप अपने को देने वाले हैं, समाज को देने वाले। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अगर स्वस्थ हैं, ये तभी संभव है जब वात पित्त कफ आपके शरीर में सम है। सम होने के माने जितना वात चाहिए उतना है, जितना पित्त चाहिए उतना है, जितना कफ चाहिए उतना है। वात पित्त कफ तीनों दोष हैं। एक तरफ बागभट्ट जी कहते हैं कि ये तीनों दोष हैं, त्रिदोष। लेकिन एक तरफ ये जरूरी भी है, ये भी महत्व की बात है। अगर ये नहीं है शरीर में तो आप शरीर से काम ही नहीं ले सकते। वात भी चाहिए, पित्त भी चाहिए, कफ भी चाहिए। बस उन्होंने ये कहा कि ये सम मात्रा में हो, जब जितनी जरूरत है उतने हो। जनवरी का महीना चल रहा है, मान लो अभी आ जाएगा कल से, तो जनवरी के महीने में वात जितना चाहिए, पित्त जितना चाहिए, कफ जितना चाहिए उतना अगर है तो बहुत अच्छा। फरवरी में, मार्च में, महीनों के हिसाब से जो आपका जीवन चक्र चलता है उसमें जैसी जैसी जरूरत हो उतना वात पित्त कफ होता रहे तो आपके लिए सबसे अच्छा। और अगर ये जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा होता है, नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही खराब, तो आप रोग ही रोग में डूबेंगे। ये है जो महत्व की बात समझने की है। तो बागभट्ट जी ने कहा कि आपके जीवन में ये वात पित्त कफ जब जरूरत हो वैसे ही रहे, उसके लिए उन्होंने एक अध्याय लिखा, पूरा अध्याय लिखा। उसका नाम है दिनचर्या। दूसरा एक अध्याय लिखा, उसका नाम है ऋतुचर्या। एक अध्याय लिखा आहार द्रव्य का ज्ञान, माने जो खा रहे हैं उसके बारे में जानना, आहार द्रव्य का ज्ञान। फिर ऐसे करते करते उन्होंने 40 से ज्यादा अध्याय लिख डाले। कुल अध्याय में 7000 सूत्र में बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको। तो जो दिनचर्या वाला हिस्सा है वो अभी तक मैं बात नहीं कर पाया आपसे। आज मुझे एक दिन मिला तो मैं बात करता हूं, और व्याख्यान के अंत में जो प्रदीप भाई ने कहा वो इसमें जुड़ जाएगा अपने आप। दिनचर्या के बारे में बागभट्ट जी कहते हैं कि सामान्य रूप से हमारे शरीर की अवस्था के हिसाब से हमें दिनचर्या तय करनी है, शरीर के हिसाब से। सबके लिए ये जर्नल नहीं है, ये ध्यान रखना। हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से ये बदलती है। जैसे मेरे बगल में बाबूजी बैठे हैं तो इनकी दिनचर्या मुझसे अलग होगी, और मुझसे छोटा कोई लड़का या लड़की है, भाई या बहन है, उसकी दिनचर्या मुझसे अलग होगी। तो आपकी सुविधा के अनुसार मैं 3 हिस्से करता हूं। मैंने पहले भी वो 3 हिस्से किए हैं। जवानी शुरू होती है 18-19 वर्ष में, इस देश में ऐसा माना जाता है। बागभट्ट जी के हिसाब से ये बराबर नहीं है, आज माना जाता है। हमारे यहां 18 साल पर वोट देने का अधिकार आपको मिलता है, ऐसा माना जाता है कि आप में परिपक्वता है। बागभट्ट जी कहते हैं कि जवानी 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है। 13 से 14 साल में शुरू हो जाती है। पुराने लोग हमारे ऐसा ही मानते थे, 13 से 14 साल में युवा अवस्था शुरू हो जाती है। तो आप समझ लीजिए कि जन्म से लेकर 13-14 साल तक का एक भाग, 13-14 साल से लेकर 60 साल तक दूसरा भाग, और 60 साल के ऊपर तीसरा भाग। 3 तरह के लोगों की श्रेणी बना दी जाए। अब इसमें दिनचर्या का ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहली बात जो आप सबको याद रखनी चाहिए हमेशा,
कि जो 0 वर्ष से लेकर माने पहला दिन का कोई बच्चा है वहां से शुरू करके 13-14 साल, ये बच्चा जो है कफ के प्रभाव में रहता है। ऐसा कहें बचपन में कफ बहुत होता है शरीर को, सारा शरीर कफ के असर में ही रहता है। उस समय वात और पित्त दोनों कम होते हैं। पित्त तो थोड़ा रहता है, वात तो बिल्कुल ना के बराबर होता है बचपन में। इसलिए बचपन में 13-14 साल की उम्र तक के किसी भी बच्चे को या भाई बहन को मैं देखता हूं और वो मुझे कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द है, तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि ये कैसे आया। आना ही नहीं चाहिए। भागवत जी कहते हैं कि प्रकृति ने एक व्यवस्था बनाई हुई है। वो व्यवस्था ये है कि बचपन जो आपका गुजरेगा वो कफ के असर में होगा, कफ ज्यादा होगा। जिनको कफ ज्यादा होगा उनको घुटनों का दर्द होना ही नहीं चाहिए, कमर का दर्द होना ही नहीं चाहिए, हड्डियों में दर्द होना ही नहीं चाहिए, उनके बाल गिरने ही नहीं चाहिए, बाल बढ़ने ही चाहिए, उनके शरीर में कभी भी थकान होनी ही नहीं चाहिए। शरीर सोने के लिए ज्यादा प्रवृत्त होना ही चाहिए, क्योंकि कफ के असर में नींद बहुत आती है। तो 14 वर्ष की उम्र तक अगर कोई भी भाई या बहन, बेटा या बेटी 8 घंटे से 10 घंटे भी सो रहा है तो भी उसके लिए अनुकूल ही माना जाता है। तो कफ के असर में नींद बहुत आती है, वात के असर में नींद बिल्कुल कम हो जाती है। तो कफ के असर में अगर वो बच्चा है तो उसके शरीर की एक तरह की दिनचर्या, ऋतुचर्या है। फिर क्या होता है कि 14 साल से ऊपर लेके 60 साल तक जवानी मान लीजिए, तो इसमें पूरा शरीर पित्त के असर में रहता है। 14 साल से लेकर 60 साल तक पित्त का असर होगा। तो शरीर को पित्त का असर होगा ही ये इतने दिनों में। तो इनके लिए एक तरह की ऋतुचर्या, दिनचर्या। और तीसरा है 60 के ऊपर की जब उम्र हो जाती है तो वात के प्रभाव में आ जाता है पूरा शरीर। तो 60 के ऊपर उम्र जिनकी हो गई, अब वो मुझे ये कहें कि राजीव भाई घुटने दुख रहे हैं, तो समझ में आता, ठीक है भाई, स्वाभाविक है आपके लिए। हड्डियां कमजोर हो रही हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये उतना ही स्वाभाविक है जैसे आपके जीवन में बहुत सारी दूसरी चीजें स्वाभाविक होती है। तो 60 के बाद जब तक आप जीवित हैं वात के प्रभाव में है। 60 से पहले 14 वर्ष तक जब तक आपकी उम्र है आप पित्त के प्रभाव में है, और 14 वर्ष से कम आपकी उम्र है तो आप कफ के प्रभाव में हैं। तो मैं कफ से शुरू करता हूं। कफ से शुरू करें कि कफ प्रधान जो बच्चे हैं 14 साल तक, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। उनके लिए भागवत जी कहते हैं कि ये जो कफ के प्रभाव में बच्चे हैं, ये आज से मैं आपसे माफी मांगते हुए कह रहा हूं, कफ के प्रभाव के बच्चों को जितनी चाहें उतनी नींद लेने दीजिए। आप उनको टोका टाकी मत करिए। अक्सर मैंने देखा है मां बाप की जो टोका टाकी बच्चों के लिए, अरे इतनी देर सोता है, वो सोएगा ही क्योंकि कफ के असर में है। तो आप जबरदस्ती उसको मार के पीट के उठाएंगे, चल पढ़ने को बैठ, होमवर्क कर, टीचर ने इतना दे दिया। अरे वो होमवर्क करके करेगा क्या? अगर वो अपने कफ के असर में है वैसी उसकी दिनचर्या रखिए। तो भागवत जी कहते हैं कि जो कफ के असर में है उसको 10 घंटे तक की नींद स्वीकृत है, माने 10 घंटे तक वो 24 घंटे में सो सकता है। अब ये नींद वो 2 हिस्से में लेता है तो बहुत अच्छा, एक ही हिस्से में ले तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि 2 हिस्से में ले। माने रात को 8 घंटे तक सो जाए, 9 घंटे तक सो जाए, दोपहर को 1 घंटे जरूर सो जाए। लेकिन आप अगर कहेंगे कि कफ के असर में जो बच्चे हैं उनमें भी 3 कैटेगरी बनती है। 14 से 8 एक कैटेगरी, 14 साल से 8 साल, 8 साल से 4 साल एक कैटेगरी, और फिर 4 से 1 साल की कैटेगरी। तो 1 से 4 साल वाली कैटेगरी में भागवत जी कहते हैं कम से कम 16 घंटे की नींद, और 4 से 8 साल की कैटेगरी में वो कहते हैं कि कम से कम 12 से 14 घंटे की नींद, और बाद में वो कहते हैं जो 14 साल 8 से 14 तो वो कहते हैं कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद। तो छोटे बच्चे अगर आपके घर में हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है, आप उनको सोने से मत रोकिए, क्योंकि कफ का असर है। और कफ का प्रभाव जब ज्यादा होता है ना तो होता क्या है वो समझ लीजिए। कफ आप जानते हैं चिकना पदार्थ है, स्निग्ध पदार्थ है। कफ का मतलब है आपको खांसी आए और जो बलगम निकल जाए, जो बलगम है ना वो ही कफ है, ऐसा समझ ले। वो स्निग्ध है, चिकना है और बहुत भारी है। ये गुरु है, गुरु माने भारी,
हैवी है, बहुत हैवी है, इससे ज्यादा हैवी कोई चीज नहीं। तो स्निग्ध है, चिकना है, भारी है, गुरु है। और जो भारी चीज होती है वो शरीर के ब्लड प्रेशर को हमेशा बढ़ाती है, हमेशा बढ़ाती है। हर भारी चीज, हैवी चीज आप कहते हैं ना, कहते हैं कई बार चिकित्सक हल्का खाओ जी, ज्यादा भारी चीज मत खाओ। हर भारी चीज शरीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, क्योंकि भारी चीज जाएगी तो उसका गुरुत्व ज्यादा है, गुरुत्व ये ज्यादा है, तो वो बढ़ेगा। अगर ब्लड प्रेशर, तो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए ज्यादा बढ़ गया तो तकलीफ आ जाएगी। तो बॉडी ने एक व्यवस्था बनाई, शरीर ने व्यवस्था बनाई कि आप ज्यादा नींद लो। ये नींद लेते समय ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है। जितनी देर आप सोएंगे ब्लड प्रेशर या तो सामान्य होगा या सामान्य से कम होगा। जितनी देर आप जगे हुए हैं ब्लड प्रेशर सामान्य से थोड़ा ज्यादा होगा। तो बचपन में क्या है, आदमी या बच्चा गुरुत्व में है, कफ में है, स्निग्धता में है, इसलिए उसको नींद लेकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, इसलिए वो ज्यादा देर सोएगा ही। आप उसके सोने पर पाबंदी मत लगाओ। आप अगर ये महसूस करते हो कि जी 14 घंटे से भी ज्यादा सो रहा है, तो सोचने की बात आएगी। उसमें भी 4 साल तक के बच्चे को तो वो भी नहीं सोचना, वो 18 घंटे भी सोए तो सोने दो उसको। और वैसे भी आप महसूस करते हैं, आप सब माताएं हैं, आपने बच्चे अपने बड़े किए ही हैं, छोटे बच्चे जितने होंगे नींद उतनी ज्यादा लेंगे, क्योंकि कफ का असर उतना ही ज्यादा है और ज्यादा कफ को मेंटेन रखना है ब्लड प्रेशर के लिए, इसलिए नींद लेनी ही पड़ेगी, बिना उसके होने वाला नहीं है। इसलिए बचपन में नींद ज्यादा। तो अब नींद ज्यादा है तो ये कब संभव है? ये नींद ज्यादा आप तभी संभव है जब जल्दी सो जाएं, माने बच्चों को जल्दी सोना ही। आप बोलेंगे जी कितने बजे तक सोना? भागवत जी तो ये कहते हैं कि सूर्यास्त होने के 2 घंटे के अंदर सो जाना, सूर्यास्त होने के 2 घंटे के अंदर सो जाना। अब सूर्यास्त कब हुआ? चेन्नई में मान लीजिए 6 बजे हुआ, तो हर बच्चे को 8 बजे तक सो ही जाना, कंपलसरी सो जाना। अब ये तब संभव है जब आप बच्चों को थोड़ा टीवी से दूर रखें। भागवत जी के समय में टीवी नहीं था, होता तो उस पर भी कमेंट करते। अब ये आ गया पिछले 50 साल में, आधुनिक विज्ञान ने इसको दे दिया। तो टीवी से बच्चों को दूर रखें ताकि उनके सोने की कमी ना आए। टीवी देखने में आजकल बच्चे 11 बजे तक 12 बजे तक जगते हैं, तो उनके नींद में कमी आती है। नींद में अगर कमी आएगी तो कफ के असर में नींद अगर पूरी नहीं लेंगे तो फिर कफ बिगड़ेगा, और ये बिगड़ा हुआ कफ बच्चों को चिड़चिड़ा बनाएगा, चिड़चिड़ा। बच्चों को अगर नींद पूरी नहीं लेंगे, इसको ध्यान रखिए, तो उनमें चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा भी आएगा। और चिड़चिड़ापन और गुस्सा उनमें है तो वो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। आप उनको लाख अच्छी बात कहो वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि शरीर को मस्तिष्क जो है नियंत्रित करता है। मस्तिष्क कफ के प्रभाव में है, कफ बिगड़ा हुआ है, सुधरा हुआ नहीं है, क्योंकि नींद पूरी नहीं ले रहे हैं। तो ये तो संकट आने ही वाला है। तो अक्सर घरों में ये समस्या मैं सुनता हूं, वो कहते राजीव भाई बच्चे हमारी सुनते नहीं। वो सुनेंगे तब तक नहीं जब तक नींद पूरी नहीं हो रही है। आप उनकी नींद पूरी होने दीजिए, 8 घंटे 9 घंटे की 10 घंटे की नींद पूरी, फिर देखिए वो कितने अच्छे से सुनते हैं। अब मैं आता हूं जो आपने प्रश्न किया, जब आदमी कफ के असर में होता है, कोई भी बच्चा हो तो भी, बड़ा हो तो भी, कफ के असर में जब भी होगा, चिड़चिड़ा होगा, गुस्सैल होगा, क्रोधी होगा, लड़ने को हमेशा तैयार होगा, और बहुत कफ अगर उसका बिगड़ा हुआ है तो वो ऐसा ही होगा जैसे कल बेनजीर भुट्टो को गोली मारने वाला। ये कफ के असर में ही होता है, तब होता है। कोई भी कफ प्रकृति का व्यक्ति किसी को भी गोली मार सकता है, अगर उसका कफ इतनी तीव्रता पर है, बिगड़ा हुआ। गोली मार सकता है, बम मार सकता है, किसी के खून को निकलते देख उसके कफ को शांति आती है, मन में उसके संतुलन आता है। तो कफ जो है ना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब ये बाहर जाता है तो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। और दुनिया में जो अध्ययन हुए हैं, जो अभ्यास हुए हैं, कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं दुनिया में, वो कफ के असर में ही सारे अपराध करते हैं। लेकिन कफ बिगड़ा हुआ है, और इसी कफ का असर है कि प्रेम भी बहुत पैदा होता है।
बहुत प्रेम पैदा होगा इसी कफ के असर में। आप किसी छोटे बच्चे को देखते हैं ना, आपके दिल में अत्यंत प्रेम पैदा हो जाता है, वो कफ का असर है। कफ प्रेम भी पैदा करता है और कफ आदमी को जहरीला भी बना देता है। महत्व की बात है कि कफ जब तक नियंत्रण में है तो प्रेम भाव पैदा करेगा, सद्भाव पैदा करेगा, और जब ये बिगड़ गया, निकल गया बाहर, तो ये खतरनाक से खतरनाक चीजें बता देगा। अब मैं आपको भागवत की बात छोड़कर मेरी बात एक जोड़कर सुनाता हूं तो बहुत अच्छे से समझ में आए। आपने कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में पढ़ा होगा कि दुनिया में सबसे खराब बच्चे अमेरिका के हैं। सबसे खराब बच्चे दुनिया में, सबसे खराब। उनकी खराबी का कोई लिमिट नहीं है। आपने अक्सर न्यूज़पेपर पढ़े हैं कि हाई स्कूल के बच्चे जेब में से रिवॉल्वर निकाला और पट 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 टीचर को मारा, अपने पड़ोसी को मारा, इसको मारा और अंत में खुद को मारा। अमेरिका की मुश्किल से कुल आबादी 27 करोड़ है। इसमें से लगभग 3 करोड़ के आसपास बच्चे हैं, ऐसा वो कहते हैं। इन 3 करोड़ बच्चों में 30 लाख जेल में बंद हैं, जेल में बंद हैं, और जिनकी उम्र 14 साल की, 12 साल की, 11 साल की, 10 साल की, ऐसी उम्र के बच्चे जेल में बंद हैं। होना चाहिए स्कूल में, लेकिन हैं जेल में। ये जो अमेरिका की स्थिति है, ये कनाडा की भी है, यही स्थिति ब्रिटेन की है, यही फ्रांस की है, यही जर्मनी की है, यही स्वीडन की है, यही स्विट्जरलैंड की है। इन सभी देशों में, जो ठंडे देश माने जाते हैं, बच्चे सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, अमेरिका, यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा जो अपराध हो रहे हैं, उनमें लगभग 65 से 70% अपराध बच्चे कर रहे हैं। वो चाहे बलात्कार के हों, चाहे छेड़खानी के हों, या गोली मारने के हों, या लूट मारी के हों, बच्चे कर रहे हैं। बच्चे जिनको हम 14 साल तक की उम्र का मानते हैं, वो कर रहे हैं। परिणाम क्या है? बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में है वो सब बच्चे। बिगड़े हुए कफ के प्रभाव में जो भी रहेगा हिंसा ही करेगा, अहिंसक हो नहीं सकता। कफ जैसे ही बिगड़ता है तो हर तरह के नेगेटिव विचार और बुरे विचार शरीर में आएंगे। अब वो शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है, इसको रोकना है तो क्या करें? इसको रोकना है तो कफ कम करो, बिगड़ने मत दो। और कफ बिगड़े नहीं तो भागवत जी कहते हैं इसकी सबसे अच्छी अचूक दवा है भरपूर नींद लेना। मुफ्त का इलाज है। बिगड़े हुए कफ को सुधारना है, कंट्रोल में। ये बड़ों के लिए भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि आगे आपको भी समझ में आएगा कि आपके शरीर में भी अगर कफ की स्थिति बिगड़ रही है तो भरपूर नींद लेना शुरू करिए। कफ अपने आप आपका कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि शरीर ही कर लेता है ये सब। बस ध्यान दीजिए। इसका मतलब यह है कि बच्चों को चिड़चिड़ेपन से बचाना, गुस्से से बचाना, नेगेटिविटी से बचाना, गलत रास्ते पे ना चले जाएं। अब गलत रास्ता आप सब समझते हैं, जैसे हमारे प्रदीप भाई कह रहे थे कि आजकल बच्चे भाग रहे हैं घर छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ। ये बिगड़े हुए कफ की अवस्था है। क्योंकि मैं तो ट्रीटमेंट भी करता हूं होम्योपैथी में। ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां इलाज के लिए मेरे पास आते हैं जो घर छोड़कर भागे हुए। क्यों भाग गए जी? पिताजी अच्छे नहीं लगते, माताजी अच्छी नहीं लगती। जिन माता पिता ने पैदा किया वो ही अच्छे नहीं लगते। कफ इतना खतरनाक है, आप जरा समझिए इस बात को। जो माता पिता ने जीवन के सारे कष्ट झेलकर उनको बड़ा कर दिया 14 साल का। क्योंकि मैं आपको एक विनम्र बात कहना चाहता हूं, मेरा ऑब्जर्वेशन है, दुनिया में बच्चों को बड़ा करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम मानता हूं। धीरू भाई अंबानी होना सबसे आसान काम है। हां, आपके पास कुछ पैसा नहीं है, 10,000 करोड़ बनाना, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ बनाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। लेकिन एक बच्चे को बड़ा कर देना या 2 बच्चे को बड़ा कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप फैक्ट्री चला सकते हैं 1, चला सकते हैं 10, चला सकते हैं 20, बहुत आसान है आपके लिए, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए बहुत मैनेजर आपको मिल जाएंगे, विशेषज्ञ मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे को बड़ा करने के लिए मैनेजर किराए पे नहीं मिलता। मिलता है तो वो बच्चों को बड़ा नहीं कर सकता। दुनिया में एक्सपेरिमेंट हुए हैं, परिवार के बाहर बच्चों को बड़ा करने के सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट यूरोप में हुए हैं। कॉन्वेंट है ना, कॉन्वेंट, ये बच्चों को बड़ा करने के ही केंद्र हैं। ऐसे बच्चों को जो परिवार से बिछड़े हैं, छूटे हुए, लावारिस बच्चे। कॉन्वेंट स्कूल सब फेल हो गए अमेरिका और यूरोप में। वो बच्चों को सिखा नहीं पाए जो सिखाना चाहिए, और ज्यादा कॉन्वेंट के बच्चे ही वहां मर्डर कर रहे हैं।
हिंसा कर रहे हैं, जेब काट रहे हैं। तो बच्चे को बड़ा करना मैं मानता हूं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और आप जो भी अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, आप समझ लीजिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम आप कर रहे हैं। तो इसमें छोटी सी बात याद रखिए कि ये बच्चे ठीक से बड़े हों, कफ का बिगाड़ इनको कहीं गलत रास्ते पर ना ले जाए। तो इसके लिए बहुत सरल उपाय है कि नींद उनको भरपूर लेने दीजिए। कई बार आप ऐसा मत करिए, बच्चों को कई बार ऐसा लगता है झपकी आ रही है, तो आप जबरदस्ती पढ़ने को मत बिठाइए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेज कुर्सी पे बैठते ही ऊँघने लगते हैं, तो उनसे कहिए कि देखो किताब बंद कर दो और जाके सो जाओ। वो 20-25 मिनट सो के आएंगे, पहले से ज्यादा फ्रेश होंगे, क्योंकि सो के उठते ही कफ का असर कम हो जाएगा। और कफ के असर में पढ़ाई नहीं होती, ये और बात एक ध्यान दीजिए। कफ के असर में पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ाई अच्छी करनी है तो पित्त के असर में ही होती है। पित्त बढ़ना चाहिए, कफ कम होना चाहिए, तभी पढ़ाई अच्छी होगी। तो जब तक कफ बिगड़ा हुआ है, असर उसका भयंकर दुष्प्रभावी है। पढ़ने के लिए मत बोलिए उनको, कहिए सो जाओ। कफ बिगड़ा हुआ हो तो सबसे अच्छा उपाय है कहो सो जाओ। तो 20 मिनट सोएंगे, आधा घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे सो जाएं। फिर कहो अब उठने दो, अपने आप से उठने दो। अब अपने आप से जब उठे तब उनका कफ पूरी तरह से शांत होगा, फिर जो भी पढ़ेंगे मगज में बैठेगा, दिमाग में बैठे। और एक छोटी सी बात, आप सवेरे सवेरे स्कूल जाने के लिए जो मार मार के उठाते हैं अपने बच्चों को, आप बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर, बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। कारण क्या है वो समझ लीजिए, समझ लीजिए। वो ये, मैं ये कह रहा हूं कि आप करें जरूरी नहीं है, लेकिन समझ जरूर लीजिए, ताकि आपको करते समय ध्यान में रहे कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत। बच्चों को मार मार के सवेरे जब आप उठाते हैं तो बहुत बड़ा अत्याचार उनके ऊपर होता है। वो क्या होता है, सुबह का समय कफ का समय है, दिन के हिसाब से सुबह का समय कफ का समय है। उस समय उनको सबसे गहरी नींद आएगी, वो प्रकृति का नियम है। और उसी समय मार पीट के आप उनको उठा के बाथरूम में करते, चल जल्दी से नहा, बस आ गई है, ऑटो रिक्शा आ गया है। अरे ये बस और ऑटो रिक्शा क्या करेंगे उसकी जिंदगी को। मैंने ही क्या कर लिया इतना सब पढ़ने के बाद, क्योंकि जो कुछ मैंने पढ़ा है वो मेरी जिंदगी के कभी काम नहीं आया। काम तो वो आ रहा है जो मैंने स्कूल में नहीं पढ़ा, कॉलेज में नहीं पढ़ा। स्कूल कॉलेज में मैंने बहुत पढ़ा, x + y² = x² + 2xy + y², और पता नहीं कितनी कॉपियां रंग डाली, आज तक मेरी जिंदगी में काम नहीं आया x + y²। अब मेरे गणित के टीचर को मैं पूछता हूं क्यों पढ़ाया मास्टर जी आपने मुझे, तो कहते हैं क्या करूं यार, काम तो मेरे भी नहीं आया, मुझको किसी ने पढ़ाया तो मैंने तुमको पढ़ाया। ये भेड़िया धसान है। मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूं, कितने भी अच्छे स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाइए, उनकी जिंदगी का 90 से 95% बेकार ही जाने वाला है। अब उसके लिए आप उनको मार पीट के उठा रहे हैं, जो कभी काम नहीं आएगा जिंदगी में। तो आप ये अत्याचार मत करिए। फिर आप कहेंगे जी स्कूल तो सुबह ही चलते हैं, तो स्कूल वालों को मिलकर समझाइए कि बच्चों के स्कूल का समय दोपहर को रखें। अब आप बोलेंगे जी वो कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे, बच्चे तो आपके पढ़ रहे हैं ना, ये स्कूल के मास्टर जी के पढ़ रहे हैं, बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, फीस आप दे रहे हैं। आप मिलकर कहेंगे तो स्कूल वालों को झक मार के सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि स्कूल तो आपसे चल रहा है, आप स्कूल से नहीं चल रहे, स्कूल आपसे चल रहा है। आप लाखों रुपए उनको डोनेशन दे रहे हैं, करोड़ों रुपए फीस दे रहे हैं, तो उनको कहिए छोटे बच्चों के स्कूल कभी भी सवेरे नहीं होने चाहिए। 7 बजे से स्कूल चल रहा है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। उनका स्कूल 11 बजे से 12 बजे से होना चाहिए। आप प्रयास करिए, सफलता मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो अपना अलग स्कूल ही खड़ा कर दीजिए। हाँ, क्या मुश्किल है आप जैसे लोगों के लिए। आप सब यहां बैठे हुए लोग हैं, कोई करोड़पति से कम नहीं है, क्या मुश्किल है। एक स्कूल ऐसा शुरू कर दो जो बच्चों को सुबह नहीं पढ़ाएगा जी। हम आयुर्वेद के हिसाब से चलेंगे, हम बागवट के हिसाब से चलेंगे, हमारा बच्चों का स्कूल दोपहर को ही शुरू होगा। तो आप कोशिश करिए, कोशिश करने से दुनिया में सब कुछ होता है। जब से मैंने ये बातें मेरे मित्रों से शेयर की,
हमारे कार्यकर्ता बहुत हैं देश भर में, करीब 18,000, उनसे जब शेयर की तो उन्होंने कई कई जगह प्रयास किए, कुछ में सफलता भी मिली। स्कूल वाले मान गए, समझ गए, बागवट के सूत्र उनको समझाए तो वो मान गए। हाँ, बच्चों को, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाली भी टीचर है या टीचर है, उसके भी अपने बच्चे हैं, वो भी देख रही है, महसूस कर रही है कि सुबह तो सोने का ही उनका मन करता है, तो सुबह तो सोने के लिए ही है उनके लिए, क्योंकि सुबह कफ का असर होता है और बच्चे तो कफ के ही प्रभाव में हैं, तो डबल असर होगा, इसलिए सुबह उनको नींद अच्छी आएगी। सुबह नींद अच्छी आएगी तो उनको झकझोर के जगाइए मत। अब सुबह की नींद उनकी ठीक से आए, इसके लिए वो रात को जल्दी सोए, तो 8 बजे तक सोने के लिए नियम डाल दीजिए। 8 बजे के बाद आपके घर का टीवी बंद हो जाए तो वो भी नहीं देखेंगे, आप देखेंगे तो वो भी देखेंगे। बच्चे तो जो आप करते हैं वैसे ही सीख लेते हैं। तो आप 8 बजे के बाद टीवी को बंद करने का नियम डाल दीजिए। बच्चों में आदत पड़ गई नींद आने की 8 बजे, तो वो सोएंगे, भरपूर नींद लेंगे, सुबह 6 बजे तक उठेंगे, बहुत अच्छे से उठेंगे। फिर आप चाहें तो उनसे कोई भी काम करवा सकते हैं, उनके मन में ना चिड़चिड़ापन होगा, ना गुस्सा होगा, ना कोई नेगेटिव थॉट होगा, क्योंकि नींद जीवन में उतनी ही बड़ी चीज है जितना भोजन। तो भरपूर नींद लीजिए या लेने दीजिए, क्योंकि वो कफ के असर में है। तो बच्चों की दिनचर्या में आप ये ध्यान रखिए कि 8 से 10 घंटे सोना कंपलसरी, एक बात। दूसरा, बच्चे कफ के प्रभाव में हैं, ये मैं बार बार कहूंगा आपसे ताकि याद रहे। बच्चे कफ के प्रभाव में हैं और कफ का प्रभाव क्षेत्र जो है ना वो जान लीजिए, हृदय से ऊपर और मस्तिष्क का अंतिम बिंदु, ये कफ का क्षेत्र है। हृदय से ऊपर, यहां से ऊपर पूरा ये कफ का क्षेत्र है। हृदय से नीचे नाभि तक ये पित्त का क्षेत्र है और नाभि से नीचे पूरा ये वात का क्षेत्र है। तो बच्चे कफ के असर में हैं, तो ध्यान रखिए कि उनको जितने रोग होंगे वो यहां से ऊपर वाले ही होंगे बचपन के। नाक बहेगी, सर्दी होगी, जुकाम होगा, खांसी आएगी, ये सब इसी एरिया के रोग हैं। तो भागवत जी कहते हैं कि बच्चों को कफ के असर से बाहर लाते रहें, बिगड़े नहीं उनका कफ। तो इसके लिए बच्चों की मालिश, उन्होंने एक शब्द, बहुत सुंदर शब्द दिया, अभ्यंग मालिश। मालिश बहुत जरूरी है, बच्चों की मालिश बहुत ही जरूरी है। तेल मालिश, बच्चों की तेल मालिश बहुत जरूरी है। वैसे तो सब माताएं करती ही हैं, अनजाने में वो एक बड़ा काम कर रही। कफ को कम करने की जो दूसरी चीज बताई है भागवत ने, एक तो मैंने बताया नींद, जो कफ की विकृति को कंट्रोल में लाती है। दूसरी चीज जो कफ को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, वो है मालिश, घिसाई, रगड़ाई, ये कफ को कंट्रोल करती है। नींद के बाद हो गई मालिश, तो बच्चों की मालिश अत्यंत जरूरी है। तो सुबह जब वो सोकर उठते हैं, शौच आदि से निवृत्त होकर आते हैं, तो उनकी मालिश होनी ही चाहिए। अब भागवत जी ने कहा है कि जो कफ के असर में है वो व्यायाम ना करे, वो प्राणायाम ना करे, योग आसन भी ना करे। ध्यान रखिए इस बात को। भागवत जी कहते हैं कि कफ के असर वाले व्यक्ति को ना तो व्यायाम, ना तो आसन, ना तो प्राणायाम, उसके लिए है मालिश, रगड़ाई चाहिए उसको शरीर के। ठीक है, तो मेरी आपको विनती है कि बच्चों को व्यायाम करने के लिए प्रोत्साहित मत करिए। कई बार माता पिता टीवी का चैनल खोल के वो रामदेव जी का चल रहा है, चल तू भी कर, उसके लिए नहीं है ये। व्यायाम, योग, प्राणायाम उनके लिए सबसे उपयोगी है जो पित्त के प्रभाव में है। वात के प्रभाव वालों को बहुत मामूली, पित्त वालों को सबसे ज्यादा, कफ वालों को बिल्कुल नहीं। योग, प्राणायाम, आसन कफ वालों को बिल्कुल नहीं, वात वालों को थोड़ा, पित्त वालों को सबसे ज्यादा। यह है सूत्र भागवत जी। तो बच्चों को मत प्रेरित करिए कि तुम आसन करो, कि तुम प्राणायाम करो, कि तुम ऐसी एक्सरसाइज करो। उनके लिए तो कफ के असर में है, तो ये एक्सरसाइज जितनी कम हो उतना अच्छा। मालिश करिए उनकी, भरपूर मालिश करिए। अब तीसरी बात, तीसरा सूत्र, बच्चों की मालिश कहां करें जी? पूरे शरीर में करें, पूरे शरीर में करिए। लेकिन भागवत जी कहते हैं कि कफ का असर कहां है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, छाती से लेके ऊपर तक। तो ये जो इतना हिस्सा है इसकी मालिश ज्यादा करिए, ताकि कफ थोड़ा
शांत रहे। तो सीधे से बात अब मैं समझाता हूं, बच्चों के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए। सिर, ये ऊपर का हिस्सा, धीरे 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 तेल लगा के सिर की मालिश सबसे ज्यादा करिए। तो मालिश किससे करेंगे? तेल से। तेल जो है कफ नाशक है, तेल जो है ना कफ नाशक है। तो सिर की मालिश करेंगे, छोटे छोटे छिद्र हैं, तेल इससे अंदर जाएगा, कफ को सामान्य रखेगा। तो कफ के प्रभाव में बिगड़ेंगे नहीं बच्चे, माने गुस्सा नहीं करेंगे, चिड़चिड़े नहीं होंगे, निगेटिव नहीं होंगे, जिंदगी में गलत काम नहीं करेंगे। तो बच्चों के सिर की मालिश बहुत जरूरी है, सिर की मालिश। दूसरा, वो कहते हैं कि कफ का जो दूसरा बड़ा स्थान है, एक तो सिर हुआ, दूसरे है कान। ये कान है ना, ये कफ के स्थान है। तो बच्चों के कान की मालिश रोज होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कान की मालिश कैसे करें? बस तेल लगाइए, हाथ में ऐसे ऐसे घुमाइए, फिर उल्टा घुमा दीजिए, फिर ऐसे घुमा दीजिए, और थोड़ा तेल कान में डाल के रखिए उनको, क्योंकि कफ का स्थान है कान। तेल डालते ही कफ शांत होगा। तो हमारी पुराने जमाने की जो माताएं हैं, वो रोज बच्चों को कान में तेल डालती थी, वो अनजाने में बहुत बड़ा वैज्ञानिक काम करती थी। देखा ना पुराने जमाने की माताओं को। आज के जमाने की माताएं तो कहती चिपचिपा है तेल, तेल चिपचिपा है तभी तेल है, नहीं तो उसमें कुछ है ही नहीं। तो पुराने जमाने की माताएं बच्चों को बराबर कान में तेल डाल के रखती थी। तो बच्चों के कान में नियमित रूप से तेल डालिए। फिर आप बोलेंगे जी कौन सा तेल? तो इसमें भागवत जी सूत्र दे रहे हैं कि आप जहां रह रहे हैं उसके हिसाब का तेल। आप चेन्नई में रह रहे हैं, चेन्नई भारत के गर्म इलाकों में है, गर्म इलाकों में ठंडा तेल अच्छा, तो सबसे ठंडा तेल नारियल का तेल है। तो चेन्नई में रहने वालों को नारियल के तेल की मालिश, नारियल का तेल ही खाना। अब आप बिहार में जाएंगे और मैं वहां कर आकर आपको कहूंगा, तो कहूंगा जी आप नारियल का तेल बिल्कुल मत खाओ, मालिश भी मत करो। मैं कहूंगा सरसों का तेल खाओ, उसी से मालिश करो। और जो आप और उधर चले गए हरियाणा पंजाब की तरफ, तो मैं ही आकर आपसे कहूंगा जी आप ये छोड़ो, आप तो जैतून का तेल इस्तेमाल करो या तिल का तेल इस्तेमाल, एरिया के हिसाब से। तो मैं आपके हिसाब से बात कर रहा हूं कि आप नारियल के तेल की मालिश भी कर सकते हैं, उसको भोजन में भी उपयोग कर सकते हैं। बच्चों की नियमित मालिश सिर की, कान की होती रहनी चाहिए। और तीसरी चीज, आंखें। आंखें जो है ना कफ का ही केंद्र है। सबसे बड़ा कफ का केंद्र सिर, दूसरे नंबर पे कान, तीसरी आंख। आंख कफ का केंद्र है और आंख के ज्यादा रोग, 99% रोग कफ के रोग हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, आंख में आप बोलते हैं कि हमको कैटरेक्ट हो गया, ये कफ का रोग है। मोतियाबिंद हो गया, कफ का रोग है। ग्लूकोमा हो गया, कफ का रोग है। आंखें लाल हो रही हैं, कफ के प्रभाव। तो आंखों की विशेष देखभाल बच्चों की, ताकि चश्मा ना लगे, अब चश्मा ना चढ़े। अब आंखों में क्या करें जी? कफ को कंट्रोल करें। तेल नहीं डाल सकते आंखों में, क्योंकि तेल और आंखों का मेल नहीं है। आंखों में हमेशा एक फ्लूइड रहता है, तेल में डालें माने तेल उस फ्लूइड में गया तो गड़बड़ करता है। तो आंखों के लिए घी ठीक है, देशी गाय का घी। तो बच्चों को नियमित रूप से देशी गाय का घी आंखों में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देशी गाय का घी ये कफ को शांत करता है। लेकिन आप देशी गाय के घी को उपलब्ध नहीं कर पाते किसी कारण से, तो फिर भागवत जी कह रहे हैं कि कफ को शमन करने वाली एक और चीज है, वो है काजल। काजल माने कार्बन। कार्बन कफ को शांत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो बच्चों को नियमित रूप से आंखों में काजल होना ही चाहिए। भागवत जी ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, सौवीर अंजन, उसको कहें काजल, सौवीर अंजन, बहुत सुंदर शब्द है। और भागवत जी इतने दयालु और कृपालु हैं कि उसकी पूरी विधि भी लिख के गए कि बच्चों के लिए जो सौवीर अंजन बनाना है वो कैसे बनेगा। उसमें इस्तेमाल होता है गाय का दूध और दारू हल्दी। दारू हल्दी देखा? जारू हल्दी, एक हल्दी और एक दारू हल्दी। तो दारू हल्दी, गाय का दूध, गाय का घी, ऐसी 5-7 वस्तुओं से बनता है। पूरी विधि किताब में है, मैं ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहता। तो बच्चों को नियमित रूप से आंख में काजल, क्योंकि कफ को शांत करे, कान में तेल, सिर पर तेल की मालिश, ठीक है? ये 3 चीजें उनके लिए बहुत आवश्यक है। फिर आगे चलें तो खान पान उनका, कफ के प्रभाव में जो भी बच्चे हैं उनके खान पान में भागवत जी कहते हैं दूध सबसे आवश्यक। दूध, बिना दूध के बच्चों का जीवन नहीं।
दूध तो उनके लिए सबसे आवश्यक। दूसरी कोई चीज उनके लिए आवश्यक है, वो है मक्खन। मक्खन, लोनी कहते हैं, मक्खन कहते हैं, लोनी। और फिर तीसरी चीज है घी, उसके बाद तेल, और उसके बाद जो भी आप साधारण चीजें खा रहे हो। गुड़ बच्चों को बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कफ को संतुलित रखने में जो जो चीजें मदद कर रही हैं, घी है देशी गाय का, दूध है, दही है, मट्ठा है, मक्खन है, गुड़ है, ये सब कफ को संतुलित रखने वाली चीजें। तो ये बच्चों के भोजन में नियमित। अब गुड़ जो है ना, कई फॉर्म में खा सकते हैं बच्चे। सीधे गुड़ खा सकते हैं, गुड़ की पट्टी खा सकते हैं, चिक्की जिसको आप कहते हैं, तिल में हो तो बहुत अच्छा, मूंगफली में है तो भी चलेगा, नहीं तो चने में खा सकते हैं। तो बच्चों के डेली डाइट में ये चीजें रहनी चाहिए। गुड़ रहना चाहिए, तिल रहना चाहिए, मूंगफली रहनी चाहिए। ये सब चीजें जिनको आप महसूस करते हैं ना भारी हैं, ये कफ को संतुलित रखने में मदद करते हैं। तो भारी चीजें बच्चों को नियमित रूप से दीजिए। एक ही चीज का निषेध है, एक ही चीज का निषेध बताया भागवती जी ने, पतला आटा। अब पतला आटा उन्होंने कहा है, पतला आटा माने बारीक आटा। इसको मैं थोड़ा आज के हिसाब से कहूं, क्योंकि आज वो चीज है भागवत के जमाने में नहीं थी। मैदा, मैदा ही निषिद्ध है बच्चों को, बस मैदे की चीज नहीं। अब मैदे की चीज नहीं क्यों? क्योंकि ये कफ को बिगाड़ने वाली चीज है मैदा। बाकी चीजें कफ को संतुलित रखती हैं, मैदे की चीजें कफ को बिगाड़ेंगी। तो बच्चों को मैदे की मठरी मत दें। अब आप बोलेंगे जी मठरी मांगे तो आटे की बना के दें, मैदे की ना दें। अब मैदे का बना हुआ समोसा ना दें, तो समोसा मांगेंगे तो आटे का समोसा दें। मैदे की कचौरी ना दें, कचौरी मांगेंगे तो आटे की दें। मैदा छोड़कर बाकी चीजों के बारे में भागवत जी कहते हैं कि बच्चे आसानी से प्रभाव कफ में उसको भी पाचन कर सकते हैं। अब मालिश हो गई, भोजन हुआ, फिर नहाने के लिए कहा है, तो मालिश पहले, स्नान बाद में। हमेशा स्नान के बाद मालिश करने को मना किया है, स्नान बाद में, मालिश पहले। तो अच्छे से मालिश करिए। आप बोलेंगे जी कितनी देर मालिश करें? तो इसके लिए बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है। बच्चों की मालिश करते समय जब उनकी बगल में पसीना आ जाए तो मालिश रोक दें। घड़ी के हिसाब से नहीं बताया उन्होंने कि 10 घंटे करें कि 20 घंटे, 40 मिनट, या समय उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि हर बच्चे के लिए वो अलग होगा। तो उन्होंने इतनी सुंदर ऑब्जर्वेशन दिया कि जब आप मालिश कर रहे हैं, बच्चे की बगल में पसीना आ गया तो मालिश बंद करें, बगल में पसीना आते ही। और वो ये कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको बगल का पसीना जल्दी ना आए, तो हो सकता है उनके माथे पे पसीना आ जाए, तो मालिश रोक दें। ठीक है? तो मालिश के बाद स्नान। स्नान के लिए भागवत जी कहते हैं कि जो भी चीजें कफ को कम करती हैं वही चीजें स्नान में उपयोग करें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आधुनिक बात, भागवत जी ने तो नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि कफ को कम करें वही चीजें स्नान में उपयोग करें। तो कफ को कम करने वाली सबसे बेहतरीन चीज आपके घर में है चने का आटा। दूसरी बेहतरीन चीज है ये जो हमारे देश में संभव है, पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं, चंदन की लकड़ी का पाउडर। भागवत जी ने कहा है कि ये बहुत कफ को कंट्रोल रखता है। तो चंदन की लकड़ी का पाउडर माने चंदन पाउडर, चने का आटा, और मोटा आटा कोई भी, गेहूं का हो, चने का हो, दाल का हो, मोटा आटा। फिर कहते हैं मसूर की दाल का आटा, फिर वो कहते हैं मूंग की दाल का आटा। ये सब कफ को कम करने वाली चीज है। तो कहते हैं बच्चों का स्नान इन्हीं से कराएं ताकि कफ कम रहे। मतलब सी बात है, साबुन ना लगाएं, क्योंकि ये जो साबुन है ना, ये केमिकल है। केमिकल माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड माने कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा तो कफ को भड़काने वाली चीज है, इसलिए बच्चों को साबुन गलती से भी ना लगाएं। उनको चने के आटे से नहलाएं, मुल्तानी मिट्टी से नहलाएं, चंदन पाउडर से नहलाएं, क्योंकि कफ को कम करने वाली ये सब चीजें हैं। इन चीजों से ही स्नान कराएं। उपटन बना के रखें घर में, उपटन से स्नान कराएं। बच्चों को साबुन गलती से भी नहीं। और साबुन जो गलती से आप लगा रहे हैं और आंख में गया तो सर्वनाश कर सकता है आंख का, क्योंकि आंख कफ के प्रभाव में है और साबुन बहुत तीखा होता है। वो पित्त और वात के प्रभाव की चीजें हैं। तो दुश्मन मिल गए दो एक साथ, साबुन और आंखों का जल,
तो तकलीफ करेगा। वैसे भी बच्चे बहुत रोते हैं साबुन आंख में लगे, तो आजकल टीवी में एक विज्ञापन आने लगा, बिना आंसू निकालने वाला साबुन दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये मूर्ख बनाने के तरीके हैं आपको। कोई भी साबुन आंसू ना निकाले ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि साबुन है ही पित्त और वात का, और आंखें हैं कफ की। लगेगा तो आंखों से आंसू निकलेंगे ही। हां, एक ही समय में हो सकता है कि साबुन में कास्टिक सोडा सबसे कम हो, ग्लिसरीन और तेल सबसे ज्यादा हो। तो ग्लिसरीन और तेल अगर सबसे ज्यादा है तो उबटन में ही तेल मिला के नहला देना। साबुन क्यों खरीद के ला रहे हैं? 35 रुपए का आता है जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप, 350 रुपए किलो। 35 रुपए का 100 ग्राम, 350 रुपए किलो। काजू से महंगा है, काजू 200 रुपए किलो, साबुन 350 रुपए किलो। बादाम से महंगा है, बादाम 300 रुपए किलो, साबुन 350 रुपए किलो। और नहा के जाएगा कहां? पानी में ही जाएगा ना। 350 रुपए किलो की चीज पानी में बाहर है। उससे अच्छा काजू खिला दें उनको, बादाम खिला दें। तो नहाने के लिए उबटन जो बहुत सस्ता पड़ता है, और क्वालिटी उसकी कैसे चेक करें कि कफ को नाश करता है, कफ को शमित रखता है, कफ को शांत रखता है। इसलिए उबटन का स्नान बच्चों को जरूरी। आगे बढ़ें। बच्चों का स्नान होने के बाद उनके खान पान का मैंने बता दिया। ऐसी चीजें उनको नियमित खिलानी है जो कफ को कम करती है। मैंने 3-4 चीजों के नाम लिए। दूध है, दही है, मट्ठा है, हर मोटा अनाज। हर मोटा अनाज माने बाजरी है, जवारी है, ये सब कफ को शांत रखने वाली चीजें हैं। गाय का घी है ना, मक्खन और घी। मक्खन ज्यादा अच्छा है बच्चों को बनिस्बत घी के, क्योंकि मक्खन कफ को शांत रखने में मदद करता है। तो मक्खन ज्यादा से ज्यादा उनके भोजन में रहे, और बाकी सब चीजें दाल चावल जो भी आप खाते हैं अच्छा। फिर उसके बाद शाम के समय है 3-4 बजे के आसपास क्या होता है, उनका पित्त थोड़ा बढ़ेगा। 12 से 4 के बीच में पित्त बढ़ता है। 12 बजे तक कफ के असर में है, 12 से 4 के बीच में पित्त बढ़ेगा। तो उस समय ऐसी चीजें खिलाएं जो घी की बनी हुई हैं, घी की बनी हुई चीज। और रात को ये बच्चे थोड़ा वात के असर में आते हैं। कफ तो सबसे ज्यादा है, लेकिन रात को वात के, तो वात को कम करने वाली चीजें रात को उनको दें। और वो मैं पहले दिन भी काफी बता चुका हूं। तो ये हो गया बच्चों की दिनचर्या। 7 बजे सोने के लिए का माहौल बनाने के लिए तैयारी करें। 7 बजे तक माहौल बने सोने का, तो 8 बजे सोएंगे। और माहौल बनाने में सबसे बड़ी मदद करेगा टीवी का स्विच ऑफ। मेरी तो आपको विनती है कि घर के छोटे बच्चे हैं ना, तब तक केबल कनेक्शन ना लें। छोटे बच्चे जब थोड़े समझदार हो गए हैं तो चलो चलेगा, क्योंकि समझदार होने से मतलब उनको मालूम होना चाहिए कि कहां स्विच ऑफ करना है। तो उस समय थोड़ा चल जाएगा। लेकिन बच्चे जब तक छोटे हैं, साल भर के, 1.5 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के, तब तक तो केबल कनेक्शन ऑफ रखें, या केबल कनेक्शन है तो टीवी ऑफ रखें, चले नहीं उनके सामने। नहीं तो वो चालू हो जाएंगे, पोगो देखेंगे, पोगो। हां, कार्टून फिल्म देखेंगे। क्यों देखेंगे? जान लीजिए, कफ के असर में जो बच्चा होता है, इसको समझाना चाहता हूं मैं। कफ के असर में जब बच्चा होता है तो उसकी कल्पनाशीलता सबसे ऊंची होगी। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, ये कफ है जो सम में रहे तो व्यक्ति को बहुत कल्पनाशील बनाएगा। इतना कल्पनाशील और वैज्ञानिक बनाएगा, सोच नहीं सकते। बिगड़ेगा तो सबसे बड़ा अपराधी भी बनाएगा उसको। तो बच्चों की कल्पनाशीलता बहुत होती है, क्योंकि वो कफ के असर में है। इसलिए हर ऐसी चीज जो उन्हें सोचने में मदद करती है उनको अच्छी लगती है। आपने एक कहानी सुनाई, बच्चे कहानी सुनते हैं ना बड़े मजे से। क्यों सुनते हैं? वो उनकी कल्पनाशीलता में मदद करती है कहानी। आपने कहा एक राजा था, अब इतना कहते ही उनका चालू हो गया दिमाग। आप आगे का वाक्य बोलेंगे, उसके पहले वो कल्पना कर लेंगे राजा कैसा है, सिंहासन पर बैठा है कि जमीन पर बैठा है, बगल में रानी है कि नहीं है, सामने वजीर है कि नहीं है, मंत्री है कि। ये तो आपके बोलने से पहले उनके दिमाग में घूम गई पूरी फिल्म। एक राजा था, फिर कहेंगे आगे बताओ, तो आप कहेंगे एक रानी थी। अब रानी के बारे में सब बातें उनके दिमाग में आ गई। फिर आप कहेंगे क्या हुआ, तो दोनों मर गए, खत्म कहानी। अब आप कहेंगे तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग बच्चों को टालने के लिए कहते हैं एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस समय कल्पना उनकी चलना शुरू हुई, आपने कहानी खत्म कर दी। अब आप टालना चाहते हैं उनको, और वो कल्पना करना चाहते हैं उस समय। तो आप कहानी को जितना लंबा खींचें उतना अच्छा। मेरा कहना यह है आपको, कहानी को लंबा खींचते जाएं।
भले एकता कपूर के सीरियल की तरह से खींचे उसको। इतनी इलास्टिसिटी है एकता कपूर के सीरियल में कि सालों साल हो गए, खत्म ही नहीं होते। सास भी मर गई, बहू भी मर गई, एक जनरेशन चली गई, दूसरी आ गई, सीरियल खत्म। ये बच्चों को चाहिए, आप उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाने में मदद करें। माने कहानी जो वो सुन रहे हैं उसको छोटी ना करें, सुनते सुनते सो जाएं तो बहुत अच्छा। और मेरी आपको विनती है कि चुन चुनकर कहानियां सुनाएं उनको। अब आज के जमाने में कैसे बच्चे आपको चाहिए, जैसे चाहिए वैसी कहानी सुनाइए। भगवान महावीर जैसे बच्चे चाहिए तो सुनाइए उनकी कहानी, रोज सुनाइए, सुनेंगे, बड़े प्रेम से सुनेंगे, लेकिन कल्पनाशीलता के साथ। आप अगर उनको चाहते हैं कि राणा प्रताप जैसे हों तो सुनाइए उनकी कहानी, लक्ष्मीबाई जैसे हों तो सुनाइए उनकी कहानी, क्योंकि बच्चों की कल्पनाशीलता आपसे ज्यादा बड़ी है, ये जान लीजिए। ये अलग बात है कि उनके पास शब्दों का भंडार कम है, शब्दकोश कम है, लेकिन सोचने में वो आपसे आगे हैं। तो शब्द आप दे दीजिए, कल्पनाशीलता उनके पास है, बैठकर वो अपना चित्र बना ही लेंगे। और जिन बच्चों को जितनी लंबी कहानियां आप सुनाएंगे वो उतने ही क्रिएटिव होने वाले, उतने ही क्रिएटिव होंगे। अच्छा वैज्ञानिक बनाना है बच्चों को तो कल्पनाशीलता ऊंची चाहिए। तो अच्छे वैज्ञानिक बनाना है अगर किसी भी बच्चे को तो कल्पनाशीलता ऊंची, तो कहानी उतनी लंबी। अच्छा मैथमेटिशियन बनाना है, कल्पना शक्ति अच्छी चाहिए तो कहानी लंबी। माने लंबी कहानियां सुनाने की आप अपनी आदत डालें तो बच्चों में आएगी। वो कहानी सुनने में इतने मगन होते हैं, फिर उनको टीवी की जरूरत नहीं है, ना पोगो की जरूरत है, ना कार्टून नेटवर्क की कुछ जरूरत नहीं है। आप